दोस्तों, बोर्ड मीटिंग का आज के सेशन में लास्ट सेक्शन करेंगे। सेक्शन 175। सेक्शन 175 इज resolution by circulation. 175 is resolution by circulation. बोर्ड मीटिंग हम क्यों बुलाते हैं, सोचने की बात है। आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। कि बोर्ड मीटिंग एक वो इवेंट है। बोर्ड मीटिंग क्या है? बोर्ड मीटिंग वो इवेंट है जहां पर डिफरेंट डायरेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शन से एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं। D1, D2, D3 ये क्या है, D4 ये क्या है, डायरेक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, इस इवेंट में आ रहे हैं और कुछ बिजनेसेस ट्रांजैक्ट करने हैं। क्यों आ रहे हैं यहां? क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा है, क्योंकि आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है, ठीक है, क्योंकि रूल्स में ऐसा लिखा है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है अपनी जनरल मीटिंग में, उसकी वजह से डायरेक्टर्स इस मीटिंग में आ रहे हैं और यहां आके वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो देखो कितने सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं। कोई प्लेन से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, कोई देश से आ रहा है। तो ये लोग इस इवेंट को अटेंड करेंगे। इनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ते हैं। इनको सिटिंग फीस पे करनी पड़ती है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। खाने का खर्चा, पीने का खर्चा इनका, हाँ पीने का खर्चा समझ गए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीने का खर्चा। खाने पीने का खर्चा इनका, घूमने का खर्चा, अपनी बीवी को साथ ले आएंगे उसका खर्चा, तो होटल्स का खर्चा, बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, ट्रैवलिंग, सिटिंग फीस। तो कंपनी को ये बोर्ड मीटिंग करनी भी कोई सस्ती नहीं पड़ती। कई बारी कंपनी को ये बोर्ड मीटिंग करनी भी महंगा अफेयर है, कोई सस्ता अफेयर नहीं है, ये कोई सस्ता काम नहीं है। अब हमने एक इनोवेशन किया है, एक नया आइडिया लगाया कि हम इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की मूवमेंट कर रहे हैं रिजोल्यूशन पास करने के लिए। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, यानी रिजोल्यूशन की मूवमेंट कर दें, रिजोल्यूशन की मूवमेंट कर दें किसकी तरफ, डायरेक्टर्स की तरफ, तो ये सारा प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, हम पहले एक रिजोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। उस रिजोल्यूशन को सभी डायरेक्टर्स तक पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगा कि उन डायरेक्टर्स को हम कैसे पहुंचाएंगे, हम थ्रू पोस्ट पहुंचाएंगे उन्हें, किसी भी पोस्टल स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर पोस्ट से, कुरियर से, किसी भी तरीके से उनके पास ये रिजोल्यूशंस पहुंचाएंगे, ठीक है। तो पहले ही बारी में पहला जो बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट ये है कि डायरेक्टर्स को रिजोल्यूशन तक आना पड़ेगा। और सेक्शन 175 का कंसेप्ट क्या है कि रिजोल्यूशन को डायरेक्टर तक जाना पड़ेगा, यानी हम रिजोल्यूशन को सर्कुलेट कर देंगे। भाई सिंपल बात है, रिजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। जब रिजोल्यूशन को सर्कुलेट कर दिया जाएगा तो डायरेक्टर्स अपना अपना वोट भी वैसे ही देंगे जैसे उनके पास रिजोल्यूशन आया था। यानी दे नीड नॉट टू कन्वेन अ बोर्ड मीटिंग, This is section 175. It's very important section.
ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि किन मुद्दों को हम इससे पास कर सकते हैं और किन मुद्दों को हम बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? ये कंसेप्ट क्या है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 175। आइए एक बारी हम बेटा क्या करेंगे, सेक्शन 175 के कंसेप्ट को एक बारी दोबारा से, अब इसे हम एक्ट के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि लॉ इसे कैसे रखता है। शाबाश। आइए नोट कीजिए, द बोर्ड एंड कमिटी। कमिटी का कंसेप्ट अभी आपको मैंने नहीं बताया है। कमिटी क्या होती है? बोर्ड में से भी एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, उसे कमेटी बोलेंगे। जैसे ऑडिट कमेटी एक एग्जांपल है, यानी ग्रुप विद इन अ ग्रुप। यानी देखो, हमारे पास 15 डायरेक्टर हैं, सभी डायरेक्टर्स को हर केस में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक हमारे पास एक डायरेक्टर्स है और इंजीनियर है, तो उसे हमने अकाउंट्स वाली मीटिंग में बुला के उसे क्या करेंगे, तो इसीलिए हम कमेटी बना देते हैं। अगली क्लास में, आज ही की क्लास में आगे ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो कमेटी का मतलब क्या है? अ ग्रुप विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी 4-5 टेक्निकल कमेटी बना देंगे, ऑडिट कमेटी बना देंगे, ठीक है, और कई सारी कमेटीज हम फॉर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना देते हैं। कमेटी का मतलब होता है अ ग्रुप विद इन द ग्रुप। इसे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग मतलब वो मीटिंग जो एक सिलेक्टेड डायरेक्टर्स की होगी मीटिंग। कमेटी मीटिंग का मतलब क्या है बेटा? मीटिंग ऑफ सिलेक्टेड डायरेक्टर्स। बोर्ड कमिटी देयर ऑफ, शाबाश, या हम बोर्ड की बात कर रहे हैं या कमेटी देयर ऑफ की बात कर रहे हैं? मे पास, मे यानी मे मतलब ऑप्शन है उनके पास, मे पास एनी रिजोल्यूशन। एनी रिजोल्यूशन मतलब कोई भी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ध्यान से सुनना होगा आपको, पूरी बात ध्यान से सुनना होगा बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन, ठीक है। द बोर्ड कमेटी देयर ऑफ मे पास एनी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, एनी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। पूरी बात देखो, कोई भी कंक्लूजन मेक करने से पहले पूरी बात सुननी होगी। आधी अधूरी बात से कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते। एक्सेप्ट दोज रिजोल्यूशन, यानी कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस होने वाले हैं जिनको आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते। एक्सेप्ट दोज रिजोल्यूशंस विच आर नोट, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। may pass any resolution by circulation except those resolutions which are not, ठीक है, या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव लैंग्वेज से, except those resolutions which are required to be passed, only at the board meeting, यानी जिनके लिए बोर्ड मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, उन मुद्दों को छोड़कर, जहां कंपनीज एक्ट ने ये कहा है कि इन मुद्दों पर बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है, उन मुद्दों को छोड़कर बाकी कोई भी मुद्दे पर, चाहे वो कमेटी मीटिंग हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, चाहे वो कमेटी मीटिंग हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, ध्यान से सुनना, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो सकता है किसी भी मुद्दे पर। आप इस लैंग्वेज को दोबारा से एक बारी एनालिसिस करेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा? ध्यान से सुनो। सेक्शन 175 क्या है बेटा? सेक्शन 175 इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बोर्ड कमेटी देयर ऑफ मे पास बोर्ड कमेटी, मे वर्ड है, पास any resolution by circulation except those which are required by the act, which are required to be passed only at the board meeting, ठीक है बेटा। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए लास्ट में, by act और articles of association, लास्ट में बेटा लिख लीजिए by act
ठीक है, बाय एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एक्ट में ये लिखा है कि इस काम के लिए बोर्ड मीटिंग जरूरी है करनी, तो उस काम के लिए तो बोर्ड मीटिंग आपको जरूर करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप किसी भी रेजोल्यूशन को बाय सर्कुलेशन ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। किसी भी रेजोल्यूशन को बाय सर्कुलेशन आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। शाबाश, आप आगे बढ़ेंगे बेटा, हम इस कंसेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। शाबाश। द रिक्वायरमेंट्स आर एज अंडर, यानी आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एक्ट की हो सकती हैं वो हमें ध्यान से यहां पे देखना होगा। रिक्वायरमेंट्स आर एज अंडर, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या चीजें जरूरी हैं ऐसा करने के लिए, किन किन चीजों को आपको करना पड़ेगा, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, वो सबसे पहले हम सीरियल वाइज नोट करेंगे और इस सेक्शन के कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बेटा इस सेक्शन के ऊपर, कहां से क्वेश्चन पूछेगा ये बात सोचने की है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट। सबसे पहला काम क्या करना है, सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट। तो सबसे पहले ड्राफ्ट को सर्कुलेट करना है, यानी जिस रेजोल्यूशन को आप ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं उसे पहले लिख लीजिए। ड्राफ्ट का मतलब पहले लिख लीजिए और उसे फिर सर्कुलेट कीजिए, यानी उस रेजोल्यूशन को सभी डायरेक्टर्स तक पहुंचाइए। आइए आगे हम लिखेंगे द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन along with necessary, along with all necessary papers, all necessary papers must be circulated as under। यानी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, यानी पहले आपने क्या बनाना है, रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट फॉर्म में लिखना है। ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन मतलब क्या कि रेजोल्यूशन को पहले ड्राफ्ट कर लीजिए। ड्राफ्ट कर लिया रेजोल्यूशन को, फिर उसको नेसेसरी पेपर्स उसके साथ अटैच करके एक बंडल बना के, एक पैकेट बना के मस्ट बी सर्कुलेटेड एज अंडर, उसको सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट कैसे करना है, शाबाश, ठीक है, सर्कुलेटेड एज अंडर, शाबाश। आपने किस तरह से सर्कुलेट करना है बहुत ध्यान से आपने ये बात नोट करनी होगी आपको, शाबाश। टू ऑल पर्सन्स, टू ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स लिखेंगे। मेंबर्स मतलब यहां पे क्या है, डायरेक्टर्स। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड यानी जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबको जाएगा। और द कमेटी, और द कमेटी यानी बोर्ड में से कोई एक और ग्रुप बना रखा है जिसे आप कमेटी बोल रहे हैं। टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और द कमेटी, कमेटी के जितने भी मेंबर हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी मेंबर हैं सबको वो सर्कुलेट होगा। सबको वो सर्कुलेट कहां पर होगा, कहां भेजना है आपको, आइए आगे नोट कीजिए, शाबाश। एट देयर रेजिडेंस, कहां भेजना है, एट देयर रेजिडेंस, भाई जहां उनका रेजिडेंस है वहां भेजना है, ठीक है। एट देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस नहीं लिखिए, आप लिखिए एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। रेजिडेंस नहीं वर्ड ठीक यहां पे, आप लिखिए एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस। जो भी उनका रजिस्टर्ड एड्रेस, जो भी उनका रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी है वहां भेजिए, विद द कंपनी, एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी, ठीक है। कैसे भेज सकते हैं, ठीक है, बाय फॉलोइंग मैनर्स, बाय
फॉलोइंग मैनर्स। आप, मैंने देखो टुकड़े टुकड़े करके डेफिनेशन को बता दिया आपको, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूले नहीं। कैसे कैसे आप भेज सकते हैं? बाय हैंड डिलीवरी, आप हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। बाय पोस्ट, आप बाय पोस्ट उसे भेज सकते हैं, बाय हैंड डिलीवरी कर सकते हैं, बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं, कुरियर भेज सकते हैं, कुरियर ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी ईमेल कर सकते हैं आप, ठीक है, इंक्लूडिंग ईमेल। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का, इस पॉइंट पर वो आपसे पूछेगा कि ईमेल से सर्कुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस, कर सकते हैं। फैक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बाय फैक्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग ईमेल एंड फैक्स। फैक्स भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर होता है। चलिए बेटा, तो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स क्या करते हैं? रिजोल्यूशन को अप्रूव करते हैं। तो यहां भी अप्रूव कैसे करेंगे? आइए हम अपनी इस नॉलेज को हम आगे बढ़ाएं। चलिए, हमने क्या कहा? सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट। पहला काम क्या करना होगा? रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट करना होगा। ड्राफ्ट करने के लिए क्या क्या आपको करना है, वो सब बातें हमने यहां नोट करी। अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, अप्रूवल चाहिए बेटा हमें। द रिजोल्यूशन शुड बी approved. Resolution should be approved by a majority of directors of all the directors या मेंबर्स ऑफ कमिटी बात हम कर रहे थे, मेंबर्स हु आर entitled to vote, जो वोट देने के हकदार हैं, टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शाबाश भाई। बोर्ड मीटिंग के बाद उनके रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद उनके रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं, और उसे क्या कहते हैं? मिनट्स कहते हैं। तो मिनट्स के रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जब आप पास करोगे तो उसकी एंट्री मिनट्स की मतलब कैसे तैयार की जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे बेटा मिनट्स के ऊपर, वेयर अ रिजोल्यूशन। भाई जब आप बोर्ड मीटिंग करते हो तो उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो इन ऑर्डर ऑफ टाइम। जब इन ऑर्डर ऑफ टाइम आप बोर्ड मीटिंग के रिकॉर्ड्स नोट करोगे तो उन्हें कहा जाता है मिनट्स। अब बोर्ड मीटिंग तो आपने करी नहीं, लेकिन रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर लिया, तो उसके मिनट्स कैसे आप तैयार करोगे, ये बात यहां समझने की है। वेयर ए रिजोल्यूशन इज पास्ड, वेयर a resolution is passed by circulation, where a resolution is passed by circulation to prove its authenticity मतलब कि वो वाकई में उनकी अथॉरिटी है, वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है। द कंपनी शेल, ठीक है, द कंपनी शेल, कंपनी की एक ड्यूटी क्रिएट कर रहे हैं यहां पे, ध्यान से आप नोट करेंगे। द कंपनी शेल, कंपनी क्या क्या काम करेगी इसके लिए, आइए आगे फर्दर हम इसे नोट डाउन करेंगे। कंपनी शेल First, note the same in the next board meeting, यानी जो भी अगली बोर्ड मीटिंग होगी वहां उसे आप you will take note and शाबाश, make it a part of
make it a part of, shabash, the minutes of the part of the minutes of that meeting, minutes of that meeting, यानी अगली बोर्ड मीटिंग के मिनट्स का उसे पार्ट बना दिया जाएगा, अगली बोर्ड मीटिंग का उसे पार्ट बना दिया जाएगा बेटा। तो आइए बेटा, फर्स्ट हमने क्या देखा, सेक्शन 175 की हमने कंसेप्ट को देखा, फिर हमने क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। पहला सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट हमने देखा, पहले हमने सर्कुलेशन, हमें ड्राफ्ट सर्कुलेट करना पड़ेगा, ये देखा। फिर दूसरा हमने ये देखा कि रिजोल्यूशन अप्रूव्ड होना चाहिए, हमने फिर देखा द रिजोल्यूशन शुड बी अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ all the directors members who are entitled to vote on that resolution। और बेटा फिर हमने देखा where a resolution is passed by circulation to prove its authenticity, इसकी authenticity को प्रूव करने के लिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी की क्या ड्यूटी है, कंपनी की ये ड्यूटी है note the same in the next board meeting and or make it a part of the minutes of दैट मीटिंग। शाबाश बेटा। अब एक क्वेश्चन ये है कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से जो आप काम कर रहे हो, कुछ डायरेक्टर्स चाहते हैं, ठीक है बेटा, कुछ डायरेक्टर चाहते हैं कि इस मुद्दे को तो आपने सर्कुलेशन से पास कर लिया है, लेकिन हमें तो मीटिंग बुलानी है, ठीक है, हमें तो क्या बुलानी है, मीटिंग बुलानी है, हम सर्कुलेशन से नहीं चाहते इसे, हम तो इसे मीटिंग में डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। वेयर, आप लिखिए बेटा, ईपीक्यू क्वेश्चन लिखिए, यहां पर एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखिए। वेयर अ रिजोल्यूशन इज पास्ड, शाबाश, आप ऐसे लिखिए, वेयर नोट लेस देन, ऐसे लिखिए, वेयर नोट लेस देन 1/3 of the total number of the total number of directors, total number of directors या members of committee members require, शाबाश, that the matter मतलब जो भी आपने सर्कुलेशन से पास किया है, मैटर, ठीक है, जिसका सर्कुलेशन हुआ है, must be decided at the board meeting, the chairperson, जो भी चेयरपर्सन होगा बोर्ड का, chairperson shall put the resolution, शाबाश, to be decided at a board meeting, आइए क्या लिखा बेटा, आइए इसे हम ध्यान से समझेंगे एक बारी, आइए बेटा हम ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर नोट लेस देन 1/3, यानी 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, वेयर नोट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स का 1/3 निकालिए पहले, ठीक है। रिक्वायर दैट द मैटर मस्ट बी डिसाइडेड एट द बोर्ड मीटिंग, वो कहते हैं कि हम सर्कुलेशन से नहीं चाहिए, हमें तो इस मुद्दे पर क्या करनी है, बोर्ड मीटिंग करनी है। तो क्या होगा, द चेयरपर्सन शेल पुट द रिजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड बाय एट अ बोर्ड मीटिंग। शाबाश बेटा, ये 4th पॉइंट था इसका। आइए इस सीरीज का, इस सेक्शन का एक सबसे लास्ट पॉइंट हम डिस्कस ये करेंगे। आइए बेटा, सबसे लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे,
आप ध्यान से आप इसे नोट करेंगे बेटा, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, मैटर्स विच कैन नॉट बी, एक लिस्ट बनाएंगे एक्ट से, एक्ट की लिस्ट बना रहे हैं। देखो आर्टिकल तो हम किसी कंपनी के आर्टिकल्स के बारे में तो हम किसी कंपनी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम एक लिस्ट बना रहे हैं, मैटर्स विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन, कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन। हम ऐसे मुद्दों को पढ़ेंगे जिन्हें आप सर्कुलेशन से पास कर ही नहीं सकते, जिन्हें आप सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर सच मैटर्स अ बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड, फॉर सच मैटर्स अ बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड, यानी इन मुद्दों के लिए हम बोर्ड मीटिंग चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक है, शाबाश बेटा। मैटर्स विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन, ठीक है, देयर आर सम मैटर्स विच रिक्वायर कंसिडरेशन एट अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, एंड कैन नॉट बी पास्ड एज सर्कुलर रेजोल्यूशन, एंड कैन नॉट बी पास्ड बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। तो आइए हम डिसाइड करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है, आइए इसकी एक लिस्ट बनाएंगे, सेक्शन 161 सब सेक्शन 4, ठीक है, क्या है, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय डायरेक्टर्स, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय डायरेक्टर्स। ये काम आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, ये काम आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते। आइए हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि किन किन मुद्दों के लिए आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी जरूरी है, यानी ये बातें रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकती। सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 का जो मैटर है वो भी आप रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, ठीक है, शाबाश। पावर ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें, पावर 2 क्या है 179 सब सेक्शन 3, मैंने शायद अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप नोट कर लीजिए बेटा, पावर टू मेक अ कॉल ऑन शेयर होल्डर। अगर आपको शेयर होल्डर से पैसा मंगवाना है तो शेयर होल्डर्स, तो आप ये काम सर्कुलेशन से नहीं कर सकते। इशू ऑफ डिवेंचर्स, यानी ये काम आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, शाबाश। तीसरा है बोरो मनी, शाबाश। अदरवाइज देन ऑन डिवेंचर्स, यानी ये काम भी आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते। ये सब काम हम नोट कर रहे हैं कि ये काम आप बोर्ड मीटिंग में कर पाएंगे ओनली, और सर्कुलेशन से ये काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, 179(3) के जितने भी हम काम कर रहे हैं वो आप रिजोल्यूशन ऑफ बाय सर्कुलेशन से ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्ट द कंपनीज फंड, आप कंपनी का पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये काम आप सर्कुलेशन से नहीं कर पाएंगे। इस काम के लिए आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। मेक लोन्स, और आप लोन देना चाहते हैं, ठीक है, मेक लोन्स। अगर आप कर्ज देना चाहते हैं, कर्ज दे भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते, इन दोनों काम के लिए आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। 179(3) हम क्या लिस्ट बना रहे हैं, प्राइमरली हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन से काम हम बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं, कौन कौन से काम हमें बोर्ड मीटिंग में करने होंगे। इन सब कामों को सर्कुलेशन से, देखो बार बार बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। इन सब कामों को आप बोर्ड मीटिंग में ही करेंगे। आप शाबाश, आप इसमें रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन आप इसे नहीं कर सकते। सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के बाद 182, आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, बोर्ड मीटिंग से आप सर्कुलेशन से आप नहीं कर पाएंगे। 182 यानी बोर्ड मीटिंग आपको यहां से करनी होगी।
नंबर चौथी बात, 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। रिलेटेड पार्टी 182 भी अभी डिस्कस नहीं किया है, ये भी आने वाली क्लासेस में डिस्कस होगा। 188 भी अभी डिस्कस नहीं हुआ है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना ही करना होगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। 184 में भी आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। शाबाश। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है, वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहता है, डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, तो ये काम भी कैसे होगा, ये काम भी बोर्ड मीटिंग के अंदर होगा। इसके लिए भी आप सर्कुलेशन से ये काम नहीं कर सकते। और 186 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी, ये काम भी आप बोर्ड मीटिंग के थ्रू ही कर पाएंगे ओनली, यानी रिजोल्यूशन ऑफ सर्कुलेशन से पास नहीं कर पाएंगे। और सेक्शन 196 में अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की हम बात करें एंड WTD की बात करें, अपॉइंटमेंट करें, या मैनेजर की हम बात करें, यानी मैनेजर की अपॉइंटमेंट की हम बात करें, ठीक है, एंड अप्रूवल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड अप्रूवल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी उनके अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्रूव करना हो चाहे, तो ये सारे काम हम बोर्ड मीटिंग के थ्रू नहीं कर पाएंगे। ये सभी काम हमें रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से ही करने होंगे। ये सारे काम हम बोर्ड मीटिंग के थ्रू कभी नहीं कर पाएंगे। इन सभी कामों के लिए हमें क्या करनी होगी दोस्तों, इन सभी कामों के लिए हमें बोर्ड मीटिंग करनी होगी। ये लास्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। आइए इसे हम एक बार रिवाइज करना चाहते हैं। मैटर्स विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन, हम क्या पढ़ेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिन्हें आप सर्कुलेशन से ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सच मैटर्स, फॉर सच मैटर्स अ बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड, फॉर सच मैटर्स अ बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहला है 161 सबसेक्शन 4, 161 सबसेक्शन 4, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अगर कैजुअल वैकेंसी के थ्रू डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, कैजुअल वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, तो ये काम आप बोर्ड मीटिंग में ही कर पाएंगे। 179 सबसेक्शन 3, पावर टू मेक कॉल ऑन शेयर होल्डर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर्स, इन्वेस्ट द कंपनीज फंड्स, मेक लोन्स। ये पांचों काम आप केवल बोर्ड मीटिंग में कर पाएंगे, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में काम नहीं कर पाएंगे। 182 का मैटर है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। आप पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दे सकते आप बाय सर्कुलेशन, इसके लिए बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। 188 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए भी बोर्ड मीटिंग चाहिए होगी। 184 में डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, बोर्ड मीटिंग में ही कर पाएंगे केवल। लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंपनी की, 186 में आप ये फैसला सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ले पाएंगे। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, WTD मैनेजर एंड अप्रूवल ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब काम आप केवल और केवल बोर्ड मीटिंग में कर पाएंगे। ये काम आप रेजोल्यूशन कान खोल कर सुन लीजिए, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको ये मार्क्स दिला सकता है सेक्शन, तो आप इसलिए इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन सब मुद्दों के ऊपर बोर्ड मीटिंग, और अदरवाइज इन सब में से ये छाए रहेंगे सेक्शंस, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, इस सिर्फ सेक्शन 175 के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए इन्हें। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी आने वाले हैं एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई सेक्शन आपको रखा हुआ मिलेगा। ये सारे सेक्शन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। दैट्स इट फॉर सेक्शन 175 के लिए इतना ही है। अब आगे की सेशन में हम कमेटीज के बारे में बातें शुरू करेंगे। हम डिफरेंट कमेटी का क्या कंसेप्ट है। कमेटी इज अ ग्रुप आउट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, a group out of a group, board of director itself a group, तो उस ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप बना देंगे स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो उसे कहेंगे कंसेप्ट ऑफ कमेटी। आइए हम उसे अभी अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। आइए बेटा हम कमेटीज के कंसेप्ट को करेंगे कि कमेटी का क्या कंसेप्ट है।
कमेटी का कंसेप्ट समझने से पहले आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ग्रुप है जिसमें, यानी ये ग्रुप है और इसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का ब्रेन है। कंपनी, हम ब्रेन से क्या काम करते हैं? हम अपने हर ऑर्गन से कोई ना कोई काम करते हैं। हम हाथों से कुछ काम करते हैं, हम कानों से कुछ काम करते हैं, हम नाक से कुछ काम करते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, हर एक अंग का एक फंक्शन है। भगवान ने हमें जितने भी अंग दिए हैं उसका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई यूज है, कोई ना कोई पर्पस है। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने कंपनी का ब्रेन बनाया है। हम दिमाग से क्या करते हैं? हम दिमाग से सोचते हैं, हम दिमाग से डिसीजन मेक करते हैं, हम दिमाग से डिसीजन मेक करते हैं। लेकिन कुछ डिसीजंस हमें अपने दिमाग से नहीं करने पड़ते हैं। कुछ डिसीजन के लिए हमें अपने मम्मी पापा की, हमें पेरेंट्स की डिसीजन हाँ लेनी पड़ती है, अपने टीचर्स की हाँ लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट की कई बार हाँ लेनी पड़ती है, अथॉरिटी की हाँ लेनी पड़ती है, प्रिंसिपल की हाँ लेनी पड़ती है। तो ये जो डायरेक्टर्स है ना, ये कुछ डिसीजन तो अपने आप ले पाते हैं और कुछ डिसीजंस के लिए ना अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, अब कंपनी में और नेचुरल पर्सन के दिमाग में क्या फर्क है? बड़ा आसान है। नेचुरल पर्सन अगर अपने दिमाग को इंक्रीज करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो पढ़ाई करता है। ठीक है, एक इंजीनियर अगर फाइनेंस को समझना चाहता है तो वो सीए करेगा। ठीक है, एक डॉक्टर, अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं और मैं पायलट बनना चाहता हूं तो मैं पायलट का कोर्स करूंगा। तो जैसे जैसे मैं जो काम करना चाहता हूं मैं वो कोर्स करूंगा तो मुझे वो काम आ जाएगा। मान लीजिए मैं टीचर हूं और मुझे कुकिंग का शौक है तो मैं कुकिंग का कोर्स सीख लूंगा तो मुझे कुकिंग भी आ जाएगी। हमने अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं तो एक ही तरीके से हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। वी नीड टू टेक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड दैट्स हाउ वी कैन इंक्रीज आवर मेंटल फैकल्टीज। इस तरह से हम अपने मेंटल दिमाग की फैकल्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के बारे में सोचिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अगर अपने दिमाग को इंक्रीज करना चाहती है तो कंपनी अपने दिमाग को कैसे इंक्रीज करेगी? कंपनी क्या करेगी, उस स्पेसिफिक नॉलेज वाले पर्सन को अपना डायरेक्टर बना लेगी। यानी हमें मार्केटिंग में एक्सपर्ट चाहिए तो मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट होगा उसे मार्केटिंग, एक ऐसे आदमी को हम डायरेक्टर बना लेंगे जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा। कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा तो ऐसे आदमी को डायरेक्टर बना लेंगे जो फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा। कोई इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई ऑडिट में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी काम में एक्सपर्ट होगा, कोई किसी काम में एक्सपर्ट होगा। तो हम कंपनी के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जिन जिन कामों की जरूरत है हम उन फैकल्टीज वाले लोगों को, उन एक्सपर्टीज नॉलेज वाले लोगों को अपने कंपनी में डायरेक्टर बनाते जाएंगे। और इन द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है कि ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है। ये ग्रुप बहुत बड़ा हो जाता है और कंपनी को बिजनेस करने के लिए रोज नए नए तरह के डिसीजन करने पड़ते हैं। अब हर रोज ये डायरेक्टर्स, हर रोज इन सभी डायरेक्टर्स को बुलाया जाए बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए, जरूरी नहीं। हर रोज का मतलब हर रोज नहीं होता। यहां मेरा मतलब टेक्निकल मत समझ लेना बेटा। हर रोज का मतलब यहां हर रोज नहीं होता। हर रोज का मतलब यहां पे ये है, हर रोज का मतलब यहां ये है कि हर रोज का मतलब यहां पर यह है कि रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल्स पर कंपनी को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से गाइडेंस चाहिए होती है। डायरेक्टर्स ब्रेन है कंपनी का और रेगुलर बेसिस पे ये पूरे के पूरे ग्रुप को हम नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? वी मेक अ ग्रुप, मेक अ स्मॉल ग्रुप, मेक अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, मेक अ स्मॉल ग्रुप आउट ऑफ लार्ज ग्रुप। शाबाश बेटा। आउट ऑफ दिस ग्रुप, आउट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मेक अ स्मॉल ग्रुप आउट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक छोटा ग्रुप बना देंगे। शाबाश। जैसे मान लीजिए हमने इंजीनियरिंग का फैसला लेना है तो उन लोगों को हम एक ग्रुप बना के उसको नाम देंगे, दिस इज द टेक्निकल कमेटी, दिस इज द फाइनेंस कमेटी, दिस इज द ऑडिट कमेटी। ठीक है, और उस स्मॉल ग्रुप का नाम हम क्या रख रहे हैं? कमेटी। उस स्मॉल ग्रुप का नाम हम क्या रख रहे हैं? कमेटी। ठीक है, और हमें डिफरेंट टाइप्स की कमेटीज, किस किस तरह की कमेटी की अपॉइंटमेंट करनी होगी। अब लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? तो अब इसके लिए लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, आइए हम
डिटेल में इस कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट ऑफ कमिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज को हम सीखेंगे। और इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 177। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसका नाम यह है, क्या है, ऑडिट कमेटी। नाम क्या है बेटा? ऑडिट कमेटी। ठीक है बेटा, तो आपने इस ध्यान से इस कंसेप्ट को सीखना है, ऑडिट कमेटी के कंसेप्ट को। दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल। सेक्शन 177 इस पर्पस के लिए हम करेंगे बेटा। सबसे पहले देखो, कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेबिलिटी को चेक करना चाहिए। जब भी आप कोई भी सेक्शन आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि एप्लीकेबिलिटी। आइए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किन किन कंपनीज को के ऊपर ऑडिट कमेटी का सेक्शन अप्लाई होगा। जिन जिन कंपनीज के ऊपर ऑडिट कमेटी का सेक्शन अप्लाई होगा उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उन कंपनीज को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो आइए इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, आप नोट करेंगे बेटा, ऑडिट कमेटी is required to be constituted Audit committee is required to be constituted by तो किस किस तरह की कंपनी को ऑडिट कमेटी जरूर कॉन्स्टिट्यूट करनी है? लिखिए, ऑल लिस्टेड कंपनी। जो भी लिस्टेड कंपनी होगी वो ऑडिट कमेटी को जरूर कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ऑल लिस्टेड कंपनीज। चलिए आप लिखिए, ऑल लिस्टेड कंपनीज को, जितनी भी लिस्टेड कंपनी होगी, ऑल पब्लिक कंपनीज, सभी पब्लिक कंपनीज को। ठीक है, शाबाश। कुछ कंडीशंस है यहाँ पे। ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग, लिखिए आगे, हैविंग पेड अप कैपिटल, जिनकी पेड अप कैपिटल ज्यादा है, मोर देन इक्वल टू, सिंपल समझते हैं बेटा, ₹10 करोड़। जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से बराबर है या ज्यादा है तो उन्हें ऑडिट कमेटी अपॉइंट जरूर करनी होगी। टर्नओवर यानी सेल की बात कर रहे हैं बेटा। जिनकी टर्नओवर बराबर है या ज्यादा है ₹100 करोड़, तो उन्हें ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी जरूरी है। शाबाश बेटा। एग्रीगेट, जिनके एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स, जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स। एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स, ठीक है, और डिपॉजिट्स, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी जिनके आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स आर मोर देन इक्वल टू ₹50 करोड़, यानी इन 3 तरह की कंपनी को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी ही पड़ेगी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये सारे चीजें आप कैलकुलेट कब करेंगे? ठीक है, तो लिख लीजिए नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ये तीनों ही बातें कैलकुलेट आप कब करेंगे? लिख लीजिए, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सब काम, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सब काम आपको करने होंगे। ये सब चीजें आपको चेक करनी होंगी और ये सब चीजें चेक करके आप बता सकते हैं
अगर ये चीजें रिक्वायरमेंट हो रही है शाबाश, तो इन कंपनीज को ऑडिट कमेटी की अपॉइंटमेंट करनी होगी। इन सब के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई 177 हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे ऑडिट कमेटी के को कैसे आप कंपोज करोगे, यानी इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो हेडिंग लिखिए कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन किस तरह से आप करेंगे, शाबाश। कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन आप कैसे करेंगे, शाबाश। आप नोट करेंगे इसमें सबसे पहले कौन कौन होगा। द कमिटी shall consist, the committee shall consist not less than 3 directors, not less than 3 directors, 3 डायरेक्टर्स इसके होने चाहिए, ठीक है। 3 डायरेक्टर्स विद independent directors forming majority, ठीक है। 3 डायरेक्टर्स कम से कम इसमें होने चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो मेजोरिटी होनी चाहिए 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैविंग फॉर्मिंग मेजोरिटी। फॉर्मिंग मेजोरिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 डायरेक्टर्स हैं तो 2 डायरेक्टर्स इसमें इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स इसमें इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए बात को, शाबाश। और इसके अंदर एक और पॉइंट लिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, मेजोरिटी वो ध्यान से लिखेंगे, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इंडिपेंडेंट हमने पहले देखा होने चाहिए। मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन, यानी उस कमेटी का एक चेयरपर्सन भी होगा, इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन, मेजोरिटी डायरेक्टर इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन। Majority of the members of audit committee including its chairperson, शाबाश, उनकी ये क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं, shall be persons of ability, shall be persons of ability, इस तरह के होने चाहिए। ability to read and understand, to read and understand financial statements, यानी ऐसे मेजोरिटी में लोग होने चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकें और समझ भी सकें, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे मेंशन कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट नोट यहां मेंशन करेंगे बेटा। एवरी कंपनी, ठीक है, सुन लीजिए कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। shall reconstitute, एवरी कंपनी मतलब जिसको ऑडिट कमेटी की अपॉइंटमेंट करनी है, नॉट एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी नहीं, हाँ, एवरी कंपनी जिसका मतलब उसको ऑडिट कमेटी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा था। एवरी कमेटी शैल रिकॉन्स्टिट्यूट इट्स एग्जिस्टिंग ऑडिट कमेटी, इट्स एग्जिस्टिंग ऑडिट कमेटी। बहुत ध्यान से आपने इस पॉइंट को नोट करना है, ठीक है, शाबाश। विद इन शाबाश। एवरी कंपनी शैल रिकॉन्स्टिट्यूट इट्स एग्जिस्टिंग ऑडिट कमेटी विद इन, शाबाश। वैसे डेट जा चुकी है, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप सेक्शन का ये पार्ट है 31/3/2015, यानी अगर आपकी ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 नहीं है तो बाय दिस डेट यू मस्ट अपॉइंट, बाय दिस डेट। और अभी तो हम 2016 में पहुंच चुके हैं ना,
अभी तो हम फरवरी 2016 में हैं और आपको 31/3/2015 तक की डेडलाइन थी। अगर आपकी ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग नहीं थी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, टू कंप्लाई विद सेक्शन 177। तो 177 से कंप्लाई करने के लिए आपको टाइम दिया गया 31/3/2015 तक का। नया एक्ट ने सेक्शन 177 ने आपको ये टाइम दिया कि 31/3/2015 तक आप क्या करना, आप अपनी ऑडिट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेना। आप अपने ऑडिट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेना। कब तक रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेना, 31/3/2015 तक अपने ऑडिट कमेटी को आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेना। शाबाश बेटा, ये हमने ऑडिट कमेटी के कंसेप्ट को सीखा। आइए हम एक बारी इसे रिवाइज करें। शाबाश, यहाँ तक ऑडिट कमेटी में हमने जो सीखा, रिवीजन इज अ ग्रेट टूल। द नीचे ऑफ माई क्लासेस कि आई फोकस मोर ऑन रिवीजन देन डूइंग न्यू कंसेप्ट्स। मेरा मानने का मतलब ये है कि सक्सेस पाने के लिए आप चाहे थोड़ा पढ़ें, आप चाहे कम पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें वो खतरनाक पढ़ें। आप शाबाश, आप जो पढ़ें आपकी नॉलेज उस पर परफेक्ट होनी चाहिए, नॉलेज अल्टीमेट होनी चाहिए आपकी। हम बात कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे कमेटीज की, ऑडिट कमेटी की बात कर रहे थे, सेक्शन 177 की एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। किन किन कंपनीज को करना पड़ेगा, 3 तरह की कंपनीज हमने यहाँ डिस्कस करी। जो भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी की बेटा हम ना तो टर्नओवर देखेंगे, ना उसके एग्रीगेट लोन को देखेंगे, ना उसके हम पेड अप कैपिटल को देखेंगे। सुन लीजिए बात ध्यान से, जो कंपनी लिस्टेड है उसको तो ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, दैट मींस दैट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सुन लीजिए ध्यान से, शाबाश, ध्यान से सुन लीजिए। और ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग, यानी जो लिस्टेड कंपनी है वो तो पब्लिक कंपनी है ही होगी, ये बात तो अंडरस्टूड है। ये बात अगर आपको नहीं पता चला तो आप गलती से आ गए इस लेवल पर, आपको इस लेवल पर नहीं होना चाहिए था। अगर आपको ये नहीं पता अब तक कि जो लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी तो होती है। माफ करना, मैं थोड़ा सा हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, थोड़े से मैं परेशान करने वाले शब्द बोल रहा हूँ। अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए हो, आप फाइनल लेवल तक अगर आप पहुंच गए हो और आपको ये नहीं पता कि जो लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी होती है, शाबाश, तो आपको मुक्के लगने चाहिए कमर में जोर जोर से। यू डिजर्व मुक्के इन योर बैक, क्योंकि आपको अभी तक ये कंसेप्ट पता हो जाना चाहिए था। अगर आप मेरी फेस टू फेस क्लासेस में होते और आपको ये बात नहीं पता होती तो मैं आपकी कमर में मुक्के लगाता, जोर जोर से नहीं लगाता, मतलब वैसे कहने का मतलब है कि आप डांट के पात्र हैं, आप दंड के पात्र हैं अगर आपको इस लेवल पर यह बात समझ में नहीं आई कि जो लिस्टेड कंपनी है वो पब्लिक कंपनी होती है। और जो दूसरी पब्लिक कंपनीज हैं जिनकी ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन 10 करोड़, टर्नओवर इज इक्वल टू मोर देन 100 करोड़, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, अगर आपके एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, ठीक है, या डिबेंचर्स 50 करोड़ से ज्यादा हैं या 50 करोड़ के आपके बराबर हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू लास्ट फाइनेंशियल ऑडिटेड बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अगर आपकी ये पोजीशन है तो आपको ऑडिट कमेटी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। और इसके बाद हमने देखा कि कॉम्पोजिशन क्या रखोगे कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, तो कमेटी शैल कंसिस्ट नॉट लेस देन 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो आप करोगे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजोरिटी में होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द नंबर ऑफ ऑडिट कमेटी including chairperson shall be persons of ability to read and understand financial statements। वो जिनको भी आप अपॉइंट करोगे उनकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सकें और पढ़ सकें। अगर आपने ऐसे लोगों को ऑडिट कमेटी का मेंबर बना दिया जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने ही नहीं आती, तो बताइए वो ऑडिट कमेटी में आकर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, अगर उनको पढ़नी नहीं आती, उनको ये नो हाउ नहीं है, ठीक है। दे कुड बी एक्सपर्ट इन अदर फील्ड्स बट दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे विल नॉट डू मच वर्क, दे विल नॉट अचीव एनी पर्पस, ठीक है, ऑफ ऑडिट कमेटी। अब हमारे मन में अगर फर्स्ट टाइम हम ऑडिट कमेटी को सुन रहे हैं, ठीक है बेटा, तो हमारे मन में ये 2 बातें उठ रही होंगी कि इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी पावर्स क्या हैं, ऑडिट कमेटी क्या काम करेगी, इसके फंक्शंस क्या हैं और इसकी पावर्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट हैं। आइए हम इसे सुनेंगे और समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेटा। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी,
आइए अब हम करेंगे बेटा फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। आप एक एक पावर को ध्यान से सुनते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटीज, आइए इसके फंक्शंस को नोट करेंगे, शाबाश। इसके फंक्शंस को नोट करेंगे, शाबाश। आइए लिखिए ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से बेटा लिखिए, ऑडिट कमेटी shall act as per terms of reference, शाबाश, terms of reference specified in writing by the board, शाबाश, writing by the board। तो क्या क्या काम हो सकते हैं उस अकॉर्डिंग आप नोट करेंगे, शाबाश। following are the main acts, following are the main acts of audit committee आप नोट करेंगे बेटा। नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे बेटा। ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंडेशन करेगी। रिकमेंडेशन वर्ड लिखिए, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक, सबसे पहला फंक्शन रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, ठीक है बेटा, एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। यानी ऑडिट कमेटी कंपनी के ऑडिटर्स अपॉइंट करने में हेल्प करेगी डायरेक्टर्स की। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो पहला काम आप ऑडिट कमेटी का सुन लीजिए, ये पहला काम है। इस काम के लिए हम ऑडिट कमेटी बना रहे हैं, इस काम को करने के लिए हम ऑडिट कमेटी बना रहे हैं। ये पहला काम है ऑडिट कमेटी का, शाबाश। ऐसे हम नोट करते जाएंगे, आप सुनते जाइए बेटा और समझते जाइए, लिखते जाइए। और क्या करेगी, रिव्यू करेगी बेटा, रिव्यू एंड मॉनिटर, ठीक है, रिव्यू एंड मॉनिटर, शाबाश। देखो बेटा ला ने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया है, एक्चुअली एक फिल्टर लगा दिया है फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए। एक फिल्टर क्या है कि हमने अच्छे लोगों को अपॉइंट करना है। आप अच्छे लोगों को, अच्छे प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड, इंटीग्रेटेड लोगों को, ईमानदार लोगों को आप अपॉइंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने के लिए। आप खुद ईमानदार होंगे, हम पहले एजम्पशन लेंगे, फिर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कर देंगे कि आप अगर बेईमान होगे तो ऑडिटर हमें बता देगा। और फिर एक और छलनी लगा दिया, एक और बैरियर लगा दिया ऑडिट कमेटी का। तो ऑडिट कमेटी भी क्या करेगी, रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर कहीं डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए और फ्रॉड्स पे वो पर्दा ना डाल दे, ठीक है। रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ ऑडिटर्स, अब ऑडिटर्स, शाबाश, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस को रिव्यू करेगी कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, उसकी इंडिपेंडेंस पर, ठीक है, किसी भी तरह की आंच ना आए, ये बात इंश्योर करेगी, ठीक है। इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। कहीं बेटा ऐसे स्कैम हुए, आप सत्यम वाला स्कैम आप देखो कि ऐसा स्कैम हुआ कि ऑडिटर्स की गलती की वजह से, ऑडिटर्स की लापरवाही की वजह से, ऑडिटर्स क्योंकि इन्फ्लुएंस में आ गए थे डायरेक्टर्स के, तो वो फ्रॉड्स को टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए सत्यम वाले स्कैम में। और भी कई ऐसे स्कैम हुए, जितने भी स्कैम हुए वो उसमें ये पाया गया कि ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंट, उनकी इंडिपेंडेंसी पे क्वेश्चन क्रिएट हो गए ऑडिटर्स की। तो इसलिए ऑडिट कमेटी बना दी और ऑडिट कमेटी इस चीज को, विजिलेंस इस चीज का मेंटेन रखेगी कि जो ऑडिटर्स हैं वो डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस में ना आ जाए और वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करें। रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस
and effectiveness of the audit process. तो हम देख रहे हैं कि ऑडिट कमेटी के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या फंक्शन होंगे, किस किस तरह से वो काम करेगा। शाबाश बेटा। और थर्ड पॉइंट हम इसमें नोट करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Examination of financial statements and the auditor's report thereon. And the auditor's report thereon. शाबाश बेटा। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स देयरऑन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करना और ऑडिटर की क्या उस पे व्यू है उसको भी एग्जामिन करना, ये ऑडिट कमेटी का काम होगा। शाबाश बेटा। और फोर्थ इसका जो रोल है आप ध्यान से नोट करेंगे। अप्रूवल और एनी subsequent modification ठीक है of transactions of the company and related parties ठीक है बेटा। और शाबाश। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें ध्यान से हम समझेंगे बेटा, स्क्रूटनी करेगा बेटा। स्क्रूटनी क्या करेगा? स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस, जो दूसरी कंपनीज के साथ इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन, जो कंसर्न्ड कंपनी की दूसरे कॉर्पोरेट्स के साथ जो ट्रांजैक्शन है उनकी स्क्रूटनी करेगा। ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन का मतलब लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। शाबाश बेटा। तो हम फंक्शंस कर रहे हैं बेटा, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं कि क्या क्या काम ऑडिट कमेटी करेगी, आप देख रहे हैं बेटा। शाबाश। देखो सारे ही काम कितने इंपॉर्टेंट होंगे। वैल्यूएशन करना होगा बेटा, जहां जहां रिक्वायर्ड होगा वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो बहुत सारे सेक्शंस में हम वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। आगे आप देखेंगे बेटा, मर्जर, एक्विजिशन और भी कई केसेस में वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट्स, तो जहां जहां अंडरटेकिंग की वैल्यूएशन करनी है या एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है, ऑफ द कंपनी, जहां जहां अंडरटेकिंग की या एसेट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो वहां पे ये ऑडिट कमेटी रोल प्ले करेगी। व्हेन एवर नेसेसरी, जब जब ये रिक्वायरमेंट होगा कि जब ये नेसेसिटी होगी, जब रिक्वायरमेंट होगी कि अंडरटेकिंग के एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट्स ऑफ द कंपनी व्हेन एवर नेसेसरी, तब रिक्वायरमेंट है, तब तक कंपनी का ये ऑडिट कमेटी ये रोल प्ले करेगी, वैल्यूएशन करवाएगी। शाबाश। इवैल्यूएशन के बाद हम कर रहे हैं इवैल्यूएट करेगी, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल। शाबाश, ध्यान से समझना। फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कि इंटरनली हम कितने हमारा सिस्टम कैसा है उसको इवैल्यूएशन करेगी बेटा, कोई कमी तो नहीं है। ठीक है। ऑडिटर तो बाहर से आके करेगा ना,
ऑडिटर्स तो बाहर से आगे बताएगा, हम अपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, चेकिंग करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल करेंगे बेटा कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑडिट कमेटी का नेक्स्ट फंक्शन है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग करेगी द एंड यूज, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स, यानी जिस काम के लिए हमने लोन लिया था, डिबेंचर्स इशू किए थे, शेयर्स इशू किए थे, इंटर कॉर्पोरेट लोन लिया था या बोरोइंग की थी, वटएवर, मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स, क्या पैसा उस पर्पस के लिए खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट्स, जो पैसा पब्लिक से उठाया है उसका एंड यूज्ड, ऑफर डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड मैटर्स, यानी कंपनी का पैसा आपने जो रेज किया है उसको आप उसी तरीके से यूज करवा रहे हैं जिस काम के लिए आपने वो पैसा इकट्ठा लोगों से किया था। आइए बेटा इनके फंक्शंस को हम एक बारी रिवाइज करेंगे। दीज आर ऑल फंक्शंस, मैंने आपके साथ डिस्कस करे। ये फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस हैं? ये ऑडिट कमेटी के फंक्शंस हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, और हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। आइए बेटा पहले फंक्शंस को हम एक बारी एनालिसिस करेंगे। फंक्शंस को एनालिसिस करेंगे बेटा। आइए फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, क्या क्या ऑडिट कमेटी के फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, आइए इसे हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसे सीखने की कोशिश करेंगे। शाबाश। ऑडिट कमेटी शैल एक्ट एज पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन द राइटिंग बाय द बोर्ड, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग काम को ऑडिट कमेटी करती है। इन रिटर्न जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है। फॉलोइंग आर द मेन एक्ट्स, और उनमें मेन काम क्या हो सकते हैं, आइए हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग। रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। रिकमेंड करेगी, यानी ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी कि ऑडिटर्स कौन होने चाहिए, उनका रेम्यूनरेशन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इसके लिए वो डायरेक्टर्स को गाइड करेगी, ठीक है बेटा। और सेकंड, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, वो ये इंश्योर करेगी कि ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम करे, ऑडिटर्स डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस में आके काम ना करे। उनकी परफॉर्मेंस को और उनकी इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इस चीज को मॉनिटर करेगी कौन? ऑडिट कमेटी। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद भी एग्जामिन करेगी और ये भी एग्जामिन करेगी कि ऑडिटर उस पर क्या रिपोर्ट तैयार कर रहा है, ये सब चीजें काम करेगी बेटा। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा, अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी एंड रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, कंपनी और रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना, ठीक है, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है अगर बाद में अप्रूव करना उन्हें और उनके मॉडिफिकेशन को देखना, ये ऑडिटर कमेटी का काम होगा। ऑडिट कमेटी का काम होगा स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन को स्क्रूटनी करेगी, यानी चेक करेगी कि कहीं गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा, कहीं फ्रॉड तो कंपनी के पैसे के साथ नहीं खेल रहे डायरेक्टर्स। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और एसेट्स ऑफ द कंपनी वेन एवर नेसेसरी, अगर कहीं भी कंपनी की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, किसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी? अंडरटेकिंग की वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है, कई बार एसेट्स की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, तो ऑडिट कमेटी वहां पे अपना रोल प्ले करेगी। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी की खुद के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को, रिस्क मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करेगी, ठीक है, इवैल्यूएट किया जाएगा। और मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ द फंड्स रेज थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट एंड रिलेटेड मैटर्स, मॉनिटर किया जाएगा एंड यूज ऑफ फंड्स को मॉनिटर किया जाएगा, रेज थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेटेड मैटर्स, इन सब मैटर्स को, इन सब बातों को, शाबाश। और ये सब क्या है? फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? ऑडिट कमेटी के ये सब फंक्शंस हैं। आप इन सब को अच्छे से नोट आपने कर लिया होगा अब तक, और आप इन्हें रिवाइज करेंगे और इन्हें अच्छे से सीख कर आएंगे बेटा।
ये आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ कमिटी। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, पावर्स ऑफ कमिटी। आइए हम डिस्कस करेंगे बेटा पावर्स ऑफ कमिटी। पावर्स ऑफ कमिटीज। शाबाश बेटा, जैसे हमने फंक्शंस नोट किए हैं ऐसे ही हम अब पावर्स भी नोट करेंगे। शाबाश। और क्या क्या पावर्स दी गई हैं एक्ट ने ऑडिट कमेटी को। देखो, अगर पावर नहीं दोगे, सिर्फ अथॉरिटी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, शाबाश, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप काम अपना नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा। शाबाश। और शाबाश, तो उसको कुछ पावर्स देनी भी जरूरी है। ऑडिट कमेटी की पावर्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आइए आप मेरे साथ इन्हें नोट करेंगे। शाबाश। क्या पावर है, नोट कीजिए। फर्स्ट, हम यहाँ पे फर्स्ट पावर को हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। टू कॉल मतलब मंगवा सकती है, क्या मंगवा सकती है, कमेंट्स। टू कॉल फॉर कमेंट्स फ्रॉम ऑडिटर्स। ठीक है, पीछे हम पढ़कर आए कि क्या उनकी क्या काम करती है, कि रिव्यू करती है, ऑडिट प्रोसेस को रिव्यू करती है। तो इसकी पावर है टू कॉल फॉर कमेंट्स फ्रॉम ऑडिटर्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, internal control system, internal control system, scope of audit and observations ऑडिटर की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या उसने ऑब्जर्व किया कंपनी के ऑडिट प्रोसेस के दौरान, वो ऑडिटर के कमेंट्स सीख कर सकती है कि क्या कमेंट्स हैं। ठीक है, टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड से पहले उन्हें रिव्यू करेगा कौन, ऑडिट कमेटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ये उसका पावर है। शाबाश। तीसरी बात हम करेंगे, टू डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज, टू डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज, शाबाश, विद इंटरनल या आप बात कर सकते हैं स्टैचुटरी, जो कंपनी के स्टैचुटरी ऑडिटर्स हैं, यानी जो बाहर वाले ऑडिटर्स हैं, या जो कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकती है। एंड मैनेजमेंट, टू डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद इंटरनल स्टैचुटरी ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट, यानी इन लोगों के साथ कोई भी रिलेटेड बात डिस्कस कर सकती है जो कंपनी से रिलेटेड बात है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड जो भी मुद्दा है उसके साथ डिस्कस कर सकती है। फोर्थ, हम इन्वेस्टिगेशन की पावर भी दे रहे हैं। टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर्स, टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर्स इन रिलेशन टू its functions, relation to its functions। ठीक है, जो भी ऑडिट कमेटी के फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की रिक्वायरमेंट है, तो इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। टू हैव एक्सेस, शाबाश, टू हैव एक्सेस ऑन इंफॉर्मेशन,
और इसका इंफॉर्मेशन पर फुल एक्सेस है, ठीक है, इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स, इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके ऊपर ऑडिट कमेटी का फुल एक्सेस रहेगा, फुल कंट्रोल रहेगा। टू हैव एक्सेस ऑन इंफॉर्मेशन, टू हैव एक्सेस ऑन इंफॉर्मेशन in the company's records and obtain प्रोफेशनल, और ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है बेटा, प्रोफेशनल एडवाइस भी कर सकती है फॉर अबव इन्वेस्टिगेशन, फॉर अबव इन्वेस्टिगेशंस आप नोट करेंगे बेटा, और प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है इन सब काम को करने के लिए। टू हैव एक्सेस ऑन इंफॉर्मेशन इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स एंड ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फॉर अबव इन्वेस्टिगेशंस के बारे में फुल कंट्रोल ले सकती है। पावर्स ऑफ कमिटीज की बात हम कर रहे हैं, आइए बेटा, शाबाश। और ये सब बातें आपने नोट करी, दीज आर ऑल पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी, शाबाश बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब पावर्स आपने डिस्कस करी। आइए हम इस चीज को फर्दर आगे हम लेकर जाएं, शाबाश। इस चीज को हम एक बारी रिवाइज करेंगे, सबसे पहले पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी को, और फिर हम आगे इस बात को समझेंगे। तो क्या क्या पावर्स हैं? टू कॉल फॉर कमेंट्स, आइए नोट करेंगे बेटा। टू कॉल फॉर कमेंट्स फ्रॉम ऑडिटर्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जर्वेशंस, शाबाश। टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर सबमिशन टू बोर्ड, ये सब पावर आपने याद करनी है। टू डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर लिख लीजिए यहाँ पे बेटा वर्ड, एंड मैनेजमेंट। टू इन्वेस्टिगेट into any matters in relation to its functions, to investigate into any matters in relation to its functions, to have access on information in the company's record and obtain प्रोफेशनल एडवाइस फॉर अबव इन्वेस्टिगेशन। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उसके लिए फुल एक्सेस है उसका कंपनी के रिकॉर्ड के ऊपर, कंपनीज के रिकॉर्ड के ऊपर, और वो प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकती है इस काम को करने के लिए। शाबाश। हम आगे बढ़ेंगे बेटा अपनी बात से, अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बेटा। शाबाश। इन सभी पावर्स एंड फंक्शंस को पढ़ने के बाद अब मन में ये बात उठती है कि इस ऑडिट कमेटी के बारे में शेयर होल्डर्स को किस तरह से पता चलेगा, शेयर होल्डर कैसे जानेंगे कि एक ऑडिट कमेटी नाम की कोई चीज भी है। तो आपको बोर्ड रिपोर्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स कंपनी के अफेयर्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उन्हें जनरल मीटिंग में रखा जाता है। आप पढ़कर आए हैं जनरल मीटिंग के कंसेप्ट को लाइफ में, पहले जनरल मीटिंग के कंसेप्ट को आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। तो जनरल मीटिंग का एक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को कंसिडर किया जाता है। तो उस रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी के बारे में डिस्क्लोज करेंगे। शाबाश। आइए इस चीज को हम आगे की क्लास में इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। शाबाश, आप ध्यान से नोट कीजिए। हम डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे। डिस्क्लोजर्स की बोर्ड रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 में जो आप बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे शैल डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करेगा? कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। एरियाज वेयर द बोर्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, और बोर्ड रिपोर्ट में ऑडिटर एक्सप्रेसली ये लिखेगा कि किन किन मुद्दों पर डायरेक्टर्स ने ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं माना, यानी वो कौन से मैटर थे जहां ऑडिट कमेटी ने अपनी सलाह दी थी, वो कौन से मैटर थे जहां ऑडिट कमेटी ने अपनी सलाह दी थी लेकिन डायरेक्टर्स ने उस सलाह को किसी कारण से नहीं माना। ये बात आप बताएंगे अलोंग विद रीजंस, ये बात आप बताएंगे सर
रीजंस के साथ बताएंगे कि क्यों नहीं आपने उस बात को माना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें और डिस्कस करना है, आइए हम इसे भी डिस्कस करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ और है, आइए। ऑडिटर्स एंड KMP हैव अ राइट टू बी हर्ड इन द मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी में ऑडिटर को और KMP को सुनवाई का अधिकार होगा। ध्यान से सुन लीजिए, जब आप पावर्स लिखेंगे तो ये डिस्क्लोजर की बात भी लिखेंगे, जब आप पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी लिखेंगे तो ये डिस्क्लोजर की बात भी लिखेंगे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे अगर पावर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। ऑडिटर्स एंड KMP हैव अ राइट टू बी हर्ड, यानी सुनवाई का मौका मिलेगा किसको, इन द मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी सुनवाई कर सकती है किसकी, ऑडिटर्स की, अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, या KMP की। When it considers auditor report, ऑडिट रिपोर्ट जब कंसिडर करेगी तो क्यों वो ऑडिट रिपोर्ट इस तरह की है, तो ऑडिटर अपना पक्ष रख सकते हैं ऑडिट कमेटी के सामने, बट शैल नॉट वोट हैव राइट टू वोट। लेकिन ऑडिटर के पास या KMP के पास ऑडिट कमेटी में वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और डिस्कस कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी शैल सी विजिल मैकेनिज्म इफ एप्लीकेबल। विजिल मैकेनिज्म क्यों बनाया जाता है, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, जो ईमानदार डायरेक्टर्स हैं या जो ईमानदार एम्प्लॉइज हैं, ईमानदार डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज की सुनवाई के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, जिन्हें परेशानी हो रही है काम करने में, ईमानदारी से काम करने में जिन्हें परेशानी हो रही है, ठीक है, तो उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, उनके कुछ दुख हैं, उनके ग्रीवेंसेस को, उनके दुखों को दूर करने के लिए एक विजिल मैकेनिज्म बनाया है। और विजिल मैकेनिज्म हम आगे बढ़ेंगे कि किस किस सिचुएशन में विजिल मैकेनिज्म को बनाना पड़ता है। अगर विजिल मैकेनिज्म को बनाया है तो विजिल मैकेनिज्म के कामकाज को भी ऑडिट कमेटी देखेगी, ऑडिट कमेटी उसको भी सी करेगी, देखेगी। शाबाश। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा बेटा, आपने पावर्स को ध्यान से नोट भी करना है और लर्न भी करना है। और आइए आगे आने वाले इसी सेशन में हम विजिल मैकेनिज्म को भी एक बारी पढ़ लेते हैं, विजिल मैकेनिज्म को भी एक बारी देख लेते हैं। शाबाश। विजिल मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ऊपर आप एक हेडिंग डालेंगे बेटा, ऊपर आप एक हेडिंग डालिए विजिल मैकेनिज्म। आइए, विजिल मैकेनिज्म सेक्शन 177 ही अभी हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, 177 अभी खत्म नहीं हुआ है। विजिल मैकेनिज्म की बात करेंगे। शाबाश बेटा। एप्लीकेबिलिटी, यानी किन कंपनीज को विजिल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, किन किन के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी होगी। शाबाश, आप ध्यान से नोट करेंगे। नंबर फर्स्ट, ऑल लिस्टेड कंपनीज को एक विजिल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो भी कंपनी लिस्टेड होगी उसे विजिल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। ऑल लिस्टेड कंपनीज। शाबाश बेटा, ठीक है। और दूसरी बेटा, कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, उन्हें भी विजिल मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और कंपनीज, ऑडिट कमेटी के साथ कंफ्यूज ना कर देना, ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी कुछ और तरीके से पढ़ी थी हमने, ध्यान दो बेटा। डोंट कंफ्यूज एप्लीकेबिलिटी ऑफ विजिल, लिख लो साथ में। वन मस्ट कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंस, साथ में लिख लो, साथ में कहीं पर अपने कागज पर कहीं साइड में लिख लो। वन मस्ट नोट कॉम्प्रीहेंड, वन मस्ट नोट, ऐसे लिखो, वन मस्ट कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंस बिटवीन applicability of audit committee, one must understand the difference between applicability of audit committee and applicability of विजिल mechanism। आप ध्यान से मेरी बात को नोट करेंगे भाई, शाबाश। one must understand the difference between applicability of audit committee and applicability of विजिल mechanism। applicability का बात करेंगे, जितनी भी listed companies हैं सबके लिए applicable है, companies which accept deposits from public। और तीसरी बात, companies which have borrowed money, companies which have borrowed money, शाबाश, ध्यान से आप नोट करेंगे, फ्रॉम बैंक्स,
from banks, financial institutions, shabash, in excess of rupees 50 करोड़। अगर कंपनी बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज्यादा लोन लिया हुआ है तो विजिल मैकेनिज्म अपॉइंट करेंगे। मकसद क्या है, क्यों करेंगे, वाई, पर्पस क्या है इसका। जो विजिल मैकेनिज्म होगा, विजिल मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। विजिल मैकेनिज्म फॉर, ठीक है बेटा, विजिल मैकेनिज्म हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए। पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म इज, ठीक है बेटा, टू रिसीव ग्रीवेंसेस यानी दुखड़े, ग्रीवेंसेस एंड रिपोर्ट्स and report of genuine concerns of employees and directors. Vigil mechanism, purpose of vigil mechanism is to receive grievances and report of genuine concerns of एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स, इसीलिए विजिल मैकेनिज्म हम बना रहे हैं। तो विजिल मैकेनिज्म के बारे में हमने सीखा बेटा, ध्यान से आप नोट कर लीजिए, ध्यान से आप नोट करेंगे विजिल मैकेनिज्म क्यों बना रहे हैं, कहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी है और क्या इसका पर्पस है। जो एम्प्लॉइज, जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट कर सकते हैं विजिल मैकेनिज्म को अगर उनके कुछ परेशानी हो रही है, शाबाश बेटा, उनके साथ कुछ तंगी हो रही है, ठीक है। चलिए आइए हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे। पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी विजिल मैकेनिज्म। ऑडिट कमेटी की हमने पावर्स के बारे में भी वहां डिस्कस करी थी, लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो पावर ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी विजिल मैकेनिज्म। तो आइए नोट कर लीजिए, पहले हेडिंग डालिए ऊपर, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी विजिल मैकेनिज्म, पावर ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी विजिल मैकेनिज्म। आइए इस चीज को हम ध्यान से डिस्कस करेंगे, शाबाश। इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमेटी, आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, देन ऑडिट कमेटी शेल सी द विजिल मैकेनिज्म। तो ऑडिट कमेटी विजिल मैकेनिज्म को भी देखेगी, ठीक है। इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म, इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, देन अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड शेल ओवरसी विजिल मैकेनिज्म, ठीक है। तो विजिल मैकेनिज्म के कामकाज को कौन देखेगा, अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी देखेगी, ऑडिट कमेटी नहीं है तो कोई डायरेक्टर, नॉमिनेटेड डायरेक्टर विजिल मैकेनिज्म के कामकाज को देखेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने के लायक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी मैटर, अगर किसी मुद्दे पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, यानी विजिल मैकेनिज्म और ऑडिट कमेटी के लोग आपस में टकरा जाएं, तो सच मैटर shall be considered only by other members of audit committee, ठीक है, that is excluding the members having conflict of interest, ठीक है बेटा। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मान लीजिए किसी ऐसे ऑडिट कमेटी के ही डायरेक्टर के ऊपर शिकायत आ गई, तो वो डायरेक्टर जब कामकाज को, ऑडिट कमेटी जब कामकाज को देखेगी और वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उस डायरेक्टर को वहां पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा जिसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर है, जिसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्टेड है। यहाँ पे आपने बात नोट करी। आइए एक बार दोबारा से हम इस बात को नोट कर लें, विजिल मैकेनिज्म के पावर ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी विजिल मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर ए में हमने क्या देखा, आइए बेटा लिखिए, शाबाश। आप देखिए पॉइंट नंबर ए हमने यहाँ पढ़ा, इफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, देन ऑडिट कमेटी शैल सी द विजिल मैकेनिज्म।
इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑडिट कमेटी देन अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड, अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर shall oversee the board nominated by the board shall oversee the vigil mechanism। आप ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिए। दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। ऑडिट कमेटी की पावर के बारे में, ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी देखेगी, ऑडिट कमेटी नहीं है तो एक डायरेक्टर जो जिसको बोर्ड ने नॉमिनेट किया है वो विजिल कमेटी के कामकाज को देखेगा। हाँ, अगर ऑडिट कमेटी कामकाज को देख रही है और इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी ऑडिट कमेटी के किसी मेंबर के ऊपर कंप्लेंट आ गई है, तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। शाबाश बेटा, उस कार्यवाही में वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा, वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर उस कामकाज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आगे की डिस्कशन में हम ये बात बेटा सीखेंगे, क्या मिसयूज भी तो हो सकता है ना बेटा, ठीक है। तो विरोधियों को तंग करने के लिए भी यूज हो सकता है। तो ऊपर आप हेडिंग डालिए बेटा, शाबाश, आप ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, ऊपर बेटा, शाबाश, लिखिए विजिल mechanism shall provide safeguard। आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दिस सिस्टम कुड बी मिसयूज्ड एज वेल, ठीक है। हम इंसान है ना, हम चीजों का यूज तो बाद में करते हैं, पहले उसे मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए बेटा, एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट, कि कोई इस सिस्टम का विक्टिम ना बने, अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, है ना, कोई इस सिस्टम का विक्टिम ना बने, विक्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑफ पर्संस who use दिस मैकेनिज्म। अगर कोई कंप्लेंट करे तो उसे विक्टिम ना बनाया जाए, कोई इस सिस्टम का ही विक्टिम बन के ना रह जाए। यानी आपने विजिल मैकेनिज्म बना दिया शिकायतें सुनने के लिए, और कोई आदमी इसमें शिकायत करे तो डायरेक्टर कहते हैं बेटा देख लेंगे तेरे को बाद में, तो उसका कोई उसको ये सेफ्टी इंश्योर करें, सेफ गार्ड इंश्योर करें कि उसे नौकरी वगैरह से ना निकाला जाए या उसे और किसी तरीके से टॉर्चर या मेंटली परेशान ना किया जाए, ठीक है, शाबाश। तो आप कैसे सिक्योरिटी इसकी इंश्योर कर सकते हैं, शाबाश, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी and board nominated, board of director nominated, ठीक है बेटा। और कोई भी शिकायत करता है उसका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, किस तक डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, चेयरपर्सन तक होना चाहिए, चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड। ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर नॉमिनेटेड डायरेक्टर होगा जो विजिल मैकेनिज्म के कामकाज को देख रहा होगा और उस पर डायरेक्ट एक्सेस उस तक होना चाहिए। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, और शाबाश, और अगर नहीं है तो नॉमिनेटेड डायरेक्टर तक डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए शिकायतकर्ता का। जो भी शिकायत करता हो उसका डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए ताकि वो कोई उसे विक्टिमाइज ना करे, कोई उसे, शाबाश, उसे तंग ना करे, इसलिए तंग ना करे क्योंकि उसने विजिल मैकेनिज्म को शिकायत कर दी थी। शाबाश, आगे चलेंगे बेटा और देखेंगे कि विजिल मैकेनिज्म के सेफगार्ड के बारे में हमने सीखा कि कोई विक्टिमाइज ना कर पाए,
कोई विक्टिमाइज ना कर पाए शिकायतकर्ता को, और डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए था। डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, किस तक डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए? टू चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड। चेयर अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए हम आगे ध्यान से देखेंगे मिसयूज ऑफ विजिल मैकेनिज्म को रोकने के लिए। हम आइए इस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि मिसयूज ऑफ विजिल मैकेनिज्म का मिसयूज ना हो पाए। मिसयूज ऑफ विजिल मैकेनिज्म इन केस ऑफ फ्रिवलियस, FRIVILOUS, फ्रिवलियस कंप्लेंट्स, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रिवलियस कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर झूठी शिकायत करे या कोई एम्प्लॉई गलत शिकायत करे, ठीक है, ऑडिट कमेटी या तो ऑडिट कमेटी या नॉमिनेटेड डायरेक्टर शैल टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट सच पर्सन। सुटेबल एक्शन लेना चाहिए उन लोगों को, ऑडिट कमेटी को और नॉमिनेटेड डायरेक्टर को, इन लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई करें। और आगे हम इसमें देखेंगे डिस्क्लोजर अबाउट विजिल मैकेनिज्म, डिटेल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज वेबसाइट एंड इन द बोर्ड रिपोर्ट। और विजिल मैकेनिज्म के बारे में आप कंपनी की वेबसाइट और बोर्ड रिपोर्ट में आप बताएंगे कि उसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे, बोर्ड की रिपोर्ट में भी और कंपनी की वेबसाइट में भी, कि कोई हमारे पास कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म भी है। शाबाश, इस तरह की बातें आप वहां पर बताएंगे। चलिए अब हम बेटा क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं, आइए आज की इस पूरी क्लास को हम रिवाइज करेंगे एक बारी बेटा जाने से पहले। देखो शाबाश, रिवीजन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। लोग करते हैं, लोगों को नया काम रोज चाहिए, लोग बड़े ही अनसिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। आगे दौड़, और हमारे नॉर्थ इंडिया में कहावत है आगे दौड़ और पीछे छोड़, आगे दौड़ते हैं पीछे छोड़ते जाते हैं, वो काम हम नहीं करना चाहिए। आइए, जब हमने इतना ज्यादा बेटा इतने सारे रूल्स को हमने एक बार देख लिया है, तो हमें ये चाहिए कि हम एक बार इन्हें रिवाइज भी कर लें। आइए बेटा, रिवाइज करना जरूरी है, आज की पूरी क्लास को रिवाइज करना। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को हमने देखा, हमने दो कंसेप्ट देखे कि मीटिंग में क्या होता है। मीटिंग में डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन तक आते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में क्या होता है कि रिजोल्यूशन डायरेक्टर तक जाता है, रिजोल्यूशन डायरेक्टर तक मूव करता है। ये बात हमने यहाँ देखी। आइए बेटा, ये बात हमने देखी कि रिजोल्यूशन डायरेक्टर तक कैसे मूव करता है, और जब रिजोल्यूशन डायरेक्टर तक मूव करता है तो इसे कहा जाता है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आइए आज की इस पूरी क्लास को हम रिवाइज करने वाले हैं। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हम देख रहे हैं बेटा। द बोर्ड और कमिटी, जैसे हमने अभी ऑडिट कमेटी के बारे में सीखा, बोर्ड भी इसे यूज कर सकता है इस कंसेप्ट को, कमेटी भी यूज कर सकता है। देयरऑफ मे पास एनी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एक्सेप्ट दोज रिजोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड ओनली एट द बोर्ड मीटिंग। यानी जिन कामों के लिए बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी है वो काम रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आइए, और वो काम कौन से हो सकते हैं? वो एक्ट की रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं, और वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं। और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अगर आप पास करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स सुन लीजिए। तो ये वाली रिक्वायरमेंट्स उसकी होंगी। पहली बात, सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट, द ड्राफ्ट ऑफ द रिजोल्यूशन along with all necessary papers must be circulated as under। आपको रिजोल्यूशन लिखकर उसके साथ पेपर्स अटैच करके सर्कुलेट करना है। किसको सर्कुलेट करना है? टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और द कमेटी, सभी बोर्ड के मेंबर्स को और कमेटी के मेंबर्स को वो जाना चाहिए। शाबाश, ये हमने सीखा। और टू एड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, कहाँ भेजना है? एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ उनका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां भेजना है। फॉलोइंग बाय द फॉलोइंग मैनर्स, और मोड, मैनर मान लीजिए या मोड यानी तरीका,
तरीका किस तरीके से भेजेंगे, बाय हैंड डिलीवरी भेज सकते हैं, बाय पोस्ट या कुरियर से भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, फैक्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगले हम रिक्वायरमेंट सुन रहे हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट सुनिए क्या थी इसमें। रिजोल्यूशन शुड अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन। और अगर मेजॉरिटी लोग अपना वोट भेज देंगे कंपनी को, और अगर मेजॉरिटी वोट मिलने के बाद, शाबाश, मेजॉरिटी ऑफ द वोट अगर आ गए हैं तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, और रेजोल्यूशन अदरवाइज रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस है आपका मेरे पास। डायरेक्ट एक्सेस मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। मेरे मेल भी आप मेरे मेल आईडी पर भी, ठीक है, l.k.sony5@gmail.com, l for London, l.k.sony5@gmail.com पर अपने मेल आप कर सकते हैं। 9818050252 सेम डे मैं आपके डाउट्स को देता हूँ। कई बच्चे डाउट्स तो भेजते हैं लेकिन फिर बाद में ये फीडबैक नहीं देते कि उन्हें वो समझ में आया कि नहीं। ये बहुत मुझे कंसर्न करती है, मुझे चिंता रहती है आप लोगों की। आप डाउट पूछते हो, फिर मैं ठीक है, जो भी बेस्ट पॉसिबल जो भी हो सकता है, मैं वैसे तो डिटेल में कोशिश करता हूँ कि मैं आपके डाउट्स को डिटेल में, डिपेंड करता है कि डाउट कैसा है आपका, है ना। कुछ बच्चे तो ऑब्वियस बातों को पूछते हैं, मैटर को ढंग से पढ़े बिना अपने डाउट भेज देते हैं, तो मैं उन्हें दोबारा पढ़ने के लिए भी बोलता हूँ। लेकिन जब भी मैं आपके डाउट को रिस्पॉन्ड करूँ तो प्लीज़ आप वापस भी मुझे रिस्पॉन्ड करिए कि आपको वो समझ में आया कि नहीं। आपके पार्ट पे ये ड्यूटी है, आपको ये ऐसा करना चाहिए। वेयर ए रेजोल्यूशन इज पास बाय सर्कुलेशन टू प्रूव इट्स ऑथेंटिसिटी द कंपनी शेल, ठीक है, कंपनी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को ऑथेंटिसिटी देने के लिए क्या काम करेगी, ऑथेंटिसिटी देने के लिए कंपनी क्या काम करेगी, आइए ढंग से हम आगे देखेंगे बेटा। दो काम करेगी कंपनी। पहला बात तो नोट द सेम इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसका संज्ञान लेगी, उसको नोट करेगी। मेक इट अ पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ दैट मीटिंग, और उस मीटिंग के मिनट्स को उसका पार्ट बना देगी। वेयर नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ से एक क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ध्यान से आप नोट करेंगे इस पॉइंट को। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाबाश। Where not less than one third of the total number of directors members required that the matter must be decided at the board meeting, और टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के वन थर्ड डायरेक्टर ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को तो बोर्ड मीटिंग में कंसीडर किया जाए। चेयरपर्सन शैल पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट अ बोर्ड मीटिंग, चेयरपर्सन क्या डिसाइड करेगा कि इस मुद्दे को फिर सर्कुलेशन से ना करके बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस किया जाए। ध्यान से सुन लीजिए। मैटर्स विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन, कोई बात समझ में नहीं आती है तो रिमाइंड भी आप कर सकते हैं, क्लास को थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं। मैटर्स विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन, फॉर सच मैटर्स अ बोर्ड मीटिंग इज रिक्वायर्ड। मैटर्स विच कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय सर्कुलेशन, फॉर सच मैटर्स, जो मैटर आप सर्कुलेशन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो ही तरीके से बोर्ड की डिसीजन हो सकते हैं, आइदर बाय सर्कुलेशन और बाय मीटिंग। जो काम मीटिंग में नहीं होंगे वो सर्कुलेशन में होंगे, और जो काम सर्कुलेशन में नहीं होंगे वो मीटिंग में होंगे। ये बात समझ लीजिए आप। आइए यहाँ एक सेक्शन लिस्ट बनाएंगे कि किन किन कामों को आप सर्कुलेशन से नहीं कर सकते, इन कामों को बोर्ड मीटिंग के ही थ्रू कर सकते हैं। पहला है सेक्शन 161 सब सेक्शन 4, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय द डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स कैजुअल वैकेंसी को फिल कर रहे हैं तो ये काम बोर्ड मीटिंग में नहीं हो पाएगा। और दूसरा काम सुन लीजिए ध्यान से, क्या है। 179(3) पावर टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर्स। पहले ये वाली बात 5 बातें सुन लीजिए। इस काम को 179(3) कहता है कि बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी है। अगर आप शेयर होल्डर पर अनकॉल्ड पैसा मंगा रहे हैं, आपने शेयर इशू किया था और कुछ पैसा अनपेड रह गया था शेयर्स पर, तो उस पैसे को आप मंगा रहे हैं। मेक अ कॉल ऑन शेयर होल्डर्स, समझ में आई कि बात कि नहीं आई। आप उस पैसे को शेयर होल्डर से मंगा रहे हैं तो वहां पे आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, मेक अ कॉल ऑन शेयर होल्डर्स। तो वहां पे इस फैसले को बोर्ड मीटिंग में लेना होगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो तो इस फैसले को बोर्ड मीटिंग में लेना पड़ेगा। बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर्स, इन्वेस्ट द कंपनीज फंड, मेक लोन्स, ठीक है, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं 182 में, तो आपको ये फैसला बोर्ड मीटिंग में ही लेना पड़ेगा। 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा। 184 डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट, फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा। 186 लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी, अगर फैसला बोर्ड मीटिंग में होगा। 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी WTD, 186 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने काम करना है। 186 में फैसला शेयर होल्डर पर भी है, डायरेक्टर्स पर भी है, पर जो काम डायरेक्टर्स को करना है, डायरेक्टर्स को वो काम बोर्ड मीटिंग में करना है। उसके लिए सर्कुलेशन 186 आप पढ़ेंगे तो उसमें
उसमें बढ़ेंगे। कुछ काम शेयर होल्डर को करना है, कुछ काम डायरेक्टर को करना है। डायरेक्टर के जिम्मे जो काम है, डायरेक्टर के हिस्से का जो काम है, वो 186 में वो उसके लिए बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी है। और 196 की बात कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर की अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी फिक्स कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग करनी जरूरी होगी। आप वो फैसला आप सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते। तेज इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं भाई। क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, तो उसे फटाफट बेटा हम रिवाइज कर रहे हैं। शाबाश बेटा। इसके बाद हमने शुरू किया कमेटीज का कंसेप्ट। सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की बात कर रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी? शाबाश। ऑल लिस्टेड कंपनीज पर ऑडिट कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ मोर देन इक्वल टू एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स और डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे लिख लीजिए, एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये सब चीजें चेक करके, ये सब चीजें आप चेक करोगे और बताओगे। ऑडिट कमेटी के कंसेप्ट को बताया कि ऑडिट कमेटी है क्या। ऑडिट कमेटी एक छोटा बोर्ड है आउट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, कमेटी शैल हैव कंसिस्ट नॉट लेस देन 3 डायरेक्टर्स, यानी जो भी इसके मेंबर्स होंगे सभी डायरेक्टर्स होंगे और कम से कम 3 डायरेक्टर ऑडिट कमेटी के होंगे विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग मेजोरिटी। और उसमें से जो भी ऑडिट कमेटी होंगे, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स कौन होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन शैल पर्सन ऑफ एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो भी ऑडिट कमेटी के मेंबर होंगे, चेयरपर्सन होगा, वो इस लायक होंगे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सके। और ये 31/3/2015 को टाइम दे दिया। अगर आपकी ऑडिट कमेटी नए एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो 31/3/2015 तक आपने ऑडिट कमेटी को नए एक्ट के अकॉर्डिंग बना लेना चाहिए था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? इसके बाद हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी के फंक्शंस हमने सारे डिस्कस किए। फिर इसके बाद हमने पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी डिस्कस करी। शाबाश। आगे फिर हमने क्या डिस्कस करी? पावर्स ऑफ कमेटी डिस्कस करी। पावर्स ऑफ कमेटी डिस्कस करने के बाद फिर हमने विजिल मैकेनिज्म के बारे में देखा, और विजिल मैकेनिज्म में एप्लीकेबिलिटी किसकी है, किस के ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। और तीसरा, कंपनीज विच हैव बोरोड मनी फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़, उसके ऊपर विजिल मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। विजिल मैकेनिज्म में क्या करोगे? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज दुखी हैं तो वो शिकायत कर सकते हैं। पर्पस ये है विजिल मैकेनिज्म का। और जब शिकायत जो वो करेंगे, शाबाश, तो हमें क्या करना है? पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी टू सी विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमेटी अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो ऑडिट कमेटी की अगर अपॉइंटेड है तो विजिल मैकेनिज्म की निगरानी ऑडिट कमेटी करेगी। अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो डायरेक्टर्स विजिल मैकेनिज्म की निगरानी करने के लिए एक डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेगा। शाबाश बेटा। और अगर ऑडिट कमेटी के मेंबर्स के ऊपर ही शिकायत हो जाए तो उसमें वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और शाबाश, ध्यान से दीजिए। विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड सेफगार्ड, एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशंस ऑफ पर्संस हु यूज दिस मैकेनिज्म। अगर जो पर्सन विजिल मैकेनिज्म को यूज करेंगे उसको विक्टिमाइज ना किया जाए, उसको तंग परेशान ना किया जाए। और उसका ऑडिट कमेटी के चेयरमैन का और ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन पर डायरेक्ट एक्सेस उसका होना चाहिए। शाबाश, उसका डायरेक्ट एक्सेस मिस यूज ऑफ विजिल मैकेनिज्म ना हो। शाबाश, ये बात आपने ध्यान से देखनी है। ऑडिट कमेटी या नॉमिनेटेड डायरेक्टर इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि इस विजिल मैकेनिज्म का मिस यूज ना हो। और विजिल मैकेनिज्म के बारे में आप कंपनी की वेबसाइट पर और डायरेक्टर्स ऑडिटर रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में विजिल मैकेनिज्म की सब बातें डिस्क्लोज करेगा बेटा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मुझे इंस्ट्रक्शंस है कि मैं ऑलरेडी 5-7 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ। जो भी मुझे टाइम दिया था इन लोगों ने क्लास लेने का, सिस्टम प्रोवाइड किया गया था ये क्लास लेने का, तो उससे मैं ऑलरेडी 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ। तो मुझे कंक्लूड करना होगा बेटा। आप फर्दर अगर भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप, मेरी मेल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.